हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय समतल में गति अर्थात मोशन इन अ प्लेन के पार्ट 10 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम किसी समतल में एक समान त्वरण से गति करने वाली वस्तु का अध्ययन करेंगे, उसकी गति का अध्ययन करेंगे और फिर उसके आधार पर उदाहरण 3.5 को हल करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा परिचित सा है, बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? क्योंकि ये टॉपिक हमने पिछले अध्याय में भी सीखा था, एक सरल रेखीय गति में जहाँ पर हमने वस्तु की गति का अध्ययन किया था। तो हमने पूरे उस चैप्टर में वस्तु का एक समान त्वरण कंसिडर किया था, जहाँ पे फिर हमने उसके लिए 3 समीकरणें फ़ॉर्म की थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो आज हम उसी का अध्ययन यानी एक समान त्वरण से गति करने वाली वस्तु का अध्ययन करेंगे, लेकिन समतल में। समतल में थोड़ी डायमेंशंस चेंज होंगी। क्यों? क्योंकि एक्स में भी गति होगी, वाई में भी गति होगी। इस वजह से बस ये आगे के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो मैं आपको और ज़्यादा प्रक्षेप्य गति के बारे में बताऊंगी, एक समान गति के बारे में बताऊंगी, वहां पे इम्पोर्टेंट है ये। तो अच्छे से इसे समझना है आपको। तो एक समान त्वरण से कोई वस्तु गति कर रही है यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब जैसे आप जानते हैं कि हर एक समय अंतराल में जो वस्तु का त्वरण है वो चेंज नहीं हो रहा है, एक समान है। इसीलिए हम उसे एक समान त्वरण कह रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि कोई वस्तु है वो एक्स वाई समतल में एक समान रूप से गति कर रही है। अब हम उसके लिए ये मानेंगे कि जो उसका त्वरण है वो ए नियत है। ठीक है, ए ही है जिस त्वरण से वो आगे गति कर रही है। अच्छा, अब t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग मान लिया, उसका प्रारंभिक वेग कितना है, t समय पर वेग v हो जाता है। हम यहाँ पर समीकरण को फॉर्म कर रहे हैं। तो पहली समीकरण को फॉर्म कर रहे हैं हम। पहली और दूसरी को करेंगे, तीसरी को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एंड में मैं आपको बताऊंगी जब हम सेकंड का रिजल्ट निकाल चुके होंगे। तो t बराबर 0 पर इसका प्रारंभिक वेग इतना है, t समय पर इसका जो वेग होता है वो इतना हो जाता है। अब त्वरण कितना होगा? डेल v बटे डेल t, यानी कि अंतिम वेग v जो ये है t समय पर माइनस प्रारंभिक वेग v0 और अपॉन t माइनस 0 समय का अंतर यानी समय अंतराल। अब मैंने यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सदिश भी लगाया है, सदिशों का चिन्ह, तीर जो दिख रहा है आपको। ये क्यों लगाया है? क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था इस चैप्टर की कि हम समतल में किसी भी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं तो वहां पर हम सदिश राशियों का यूज करते हैं। मैंने आपको कहा था ये, और मैंने आपको समझाया था कि क्यों सदिशों की जरूरत हमें होती है समतल में। तो खैर, आप अगर याद नहीं है तो वहां से भी देख सकते हैं, आपके लिए एक बार अच्छा हो जाएगा कि आप वीडियो को पॉज करके सोचिए कि क्या क्या था, वो तो रिवाइज भी हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करके थोड़ा ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद ये जो a है इसके साथ हम ये जो t है ना, इसके नीचे ये वाला, इसको हम लेकर चल जाएंगे a के साथ, क्योंकि a इधर भी होगा। तो आगे हम उसको हल करके ये लिख देंगे, अरेंज करके, जैसे हमने पिछले अध्याय में किया था। AT उसके साथ चला जाएगा, फिर V0 को AT के साथ लेकर चल जाएंगे, उसको सीधा करके ऐसे लिख देंगे। तो ये आपका हमारा प्रथम समीकरण आ गई। ठीक है, अब प्रथम समीकरण के बाद हम ये देखते हैं कि आगे हम इसका क्या करते हैं, क्योंकि हम इसको अभी समतल में कैसे लिखेंगे, जब हम इसको सदिशों के रूप में लिखेंगे तो सदिश घटकों के रूप में इसका प्रदर्शन करेंगे, यानी Vx Vy, क्योंकि x डायरेक्शन में भी और Vy ये कुछ इस तरीके से है ना कि x ये है, y ये है। तो यहाँ कहीं जो वस्तु है वो गति कर रही है, ऐसे गति नहीं कर रही है, वस्तु गति कर रही है। जैसे ऐसे भी वो गति कर सकती है, कैसे भी। तो हम उसके ऐसे में भी बताएंगे कि x अक्ष पर कितना Vx है, y पर कितना है, तो हम उन घटकों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम सदिश के रूप में प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमने x घटक में सिंपल सा लिखना है, यहाँ पे Vx लिखना है, V0 की जगह V0x लिखना है और Ax t लिखना है। ऐसी Vy के लिए इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास प्रथम समीकरण। अब हम द्वितीय समीकरण को फॉर्म करते हैं। द्वितीय समीकरण को थोड़ा वीडियो पॉज करके सोचिए कैसे निकालते थे हम। तो हम यहाँ पे निकालते थे उसको औसत वेग की सहायता से। तो खैर, हम औसत वेग के लिए पहले क्या मानेंगे कि t बराबर 0 से t समय पर कण की स्थिति तो कुछ रही होगी ना। जैसे मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में ये बताया था कि जैसे कोई वस्तु है तो वो इस बिंदु के सापेक्ष पहले इस पॉइंट पर थी, फिर वो इस बिंदु के सापेक्ष यहाँ पर चली गई, तो ये डेल आर था। यानी कि यहाँ पर उसकी कुछ स्थिति रही होगी, यहाँ पर उसकी t बराबर यहाँ पे t बराबर 0 समय पर, यहाँ पर t समय पर उसकी स्थिति है, तो वो r0 है हमारे पास t बराबर 0 पे, यानी कि प्रारंभिक स्थिति, और t समय पर उसकी स्थिति हो जाती है r। जैसे वेग तो मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ पिछली स्लाइड में भी। तो वेग ऐसे होता है। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि कैसे गति हो रही है और कैसे ये चीजें हैं। अब t समय अंतराल में कण का विस्थापन कैसे होगा, इसको हम लिखते हैं औसत वेग से।
औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी कि इस समय अंतराल, ये समय अंतराल ही तो है कि t बराबर 0 से t समय पर, यानी कि जो डेल t समय अंतराल आया t माइनस 0, वो समय अंतराल में इसका औसत वेग कितना है? तो औसत वेग इज इक्वल्स टू कण का विस्थापन अपॉन समय अंतराल। तो विस्थापन निकालने के लिए हम उसको उधर ले गए। हम क्यों ले गए उसे? क्योंकि हमें पता है कि द्वितीय समीकरण में हमारा विस्थापन निकलता है, इस वजह से हम ले गए। अब सिंपल सा हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख दिया कण का विस्थापन कितना हो गया, बाद वाला r है, पहले वाला r0 है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक सदिशों के चिन्ह के साथ। औसत वेग कितना हो गया? टोटल वेग, यानी कि v प्लस v0 अपॉन 2 लिख दिया हमने। और फिर समय अंतराल t माइनस 0, तो उसकी जगह t लिख दिया हमने। इतना करने के बाद हमारे पास, जब हम इसको थोड़ा यहाँ पे अरेंज करके लिखते हैं और यहाँ पे यूज कर देते हैं v इज इक्वल्स टू की जगह v0 प्लस at, तो हमारे पास ये वाली जो समीकरण है, फर्स्ट समीकरण, हमने यहाँ पे यूज कर ली इस v की जगह, तो ये आ जाएगा। अब v0 और v0 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 2v0 हो जाएगा। तो हम इसको अरेंज करके आगे लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको याद होगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है साफ अच्छे अच्छे तरीके से, क्या था यहाँ पे? v0 v0, तो ये 2v0 हो जाएगा आपके पास, और फिर यहाँ पे at आ जाएगा आपके पास, ये बीच में प्लस है, और यहाँ पे हमारे पास t है। तो अब हम इसे ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरे को हमने 2 से भाग कर दिया। तो 2 से भाग करने पर इसके साथ वाला 2 तो चला जाएगा, लेकिन इसके साथ भाग में 2 रहेगा, और ये t से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये v0 t आ जाएगा। यहाँ पे t भी होना है, यहाँ पे गलती हो गई है कि यहाँ पे t होना है, और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास t आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आगे हम उसको, यहाँ पे आ गया वो t, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई क्योंकि v0t इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैंने आपको अभी करके बताया। तो r इज इक्वल्स टू आपके पास ये आ जाएगा। अब ये समीकरण मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ याद आया इसे देख के? ये सेम वैसे ही है, बस वहाँ पे हमारे पास मेरे ख्याल से यहाँ पे x भी हो सकता था वहाँ के केस में, क्योंकि वहाँ पे ऐसा x और y का कुछ फर्क तो पड़ता नहीं था इससे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में गति हो रही है। लेकिन कुछ और याद आया आपको इससे? मैंने आपको ऐसी स्पेशल समीकरण बताई थी, कुछ ऐसा याद आया होगा कि ये वाली समीकरण हम तभी यूज करते हैं जब यहाँ पे, मतलब ये r0 से रिलेटेड क्या याद आया आपको? मैंने आपको कहा था कि अगर t बराबर 0 समय पर वस्तु का कुछ इनिशियल विस्थापन होता है, तो इसके लिए हम ये चीज यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे r0 आया है। जैसे मान लिया अगर वस्तु का जो इनिशियल विस्थापन है, प्रारंभिक विस्थापन है, वो 0 है, यानी कि t बराबर 0 समय पर उसका विस्थापन 0 है, तो ये आता ही नहीं फिर। तो ये यहाँ पे आया ही इसलिए क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने आपको कहा था t बराबर 0 पर उसका विस्थापन r0 है। तो खैर, ये समीकरण आपके पास आ गई। अब इसका सदिश घटकों के रूप में प्रदर्शन लिख देते हैं। तो x के रूप में जहां जहां आपके पास r है, क्योंकि ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि देखिए r इज इक्वल्स टू, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर मैं एक्स वाई में लिख रही हूँ तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि ये पूरा का पूरा आपके पास सदिश है, ये पूरा का पूरा सदिश। तो इसका x घटक जब आप लिखेंगे तो वहां सदिश का चिन्ह नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पूरा सदिश है, ये सदिश नहीं है, मतलब इसका जो ये अकेला है, इसीलिए वहां पर सदिश नहीं है, और ये पूरा एक साथ, क्योंकि ये एकांक सदिश मिलकर उसे सदिश बना रहे हैं, तो इसीलिए x घटक ये हो गया। जहाँ r है वहां x लिख दिया, यहाँ x0 लिख दिया, यहाँ v0 x लिख दिया, यहाँ a0 x लिख दिया। और अब y के लिए भी हम सिंपल ये लिख सकते हैं। यहाँ से ना हमें एक बहुत अच्छा कंक्लूजन मिलता है। वो कंक्लूजन क्या है? एक निष्कर्ष मिलता है कि समतल में जो गति है वो दो अलग अलग समकालिक एक विमीय एक समान गतियों का रूप है। जैसे ये जो गति है, ये एक, अगर मैं एक जैसा मानूं कि ये x है, ये y है, तो ये गति हमें बता रही है x में, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो x वाली गति है वो एक विमा में है। ऐसे ये भी y वाली गति एक विमा में है, यानी एक विमीय गति है, और ये दोनों मिलकर जब वो एक दूसरे के लंबवत हैं, जो वो दोनों मिलकर जो समकालिक हैं, समकालिक का मतलब है एक साथ हो रही हैं, तो वो जो दोनों हैं वो मिलकर समतल में गति को जन्म दे रही हैं। ये जो लिखा है ना, समतल में गति इज इक्वल्स टू दो अलग अलग समकालिक, दो अलग अलग, यानी कि ये और ये, जब वो एक x में हो रही है, एक y में हो रही है, जो लंबवत है, वो एक समान गतियों का रूप है समतल में गति। ये है इसके कहने का मतलब। अच्छा, अब मैंने तृतीय समीकरण इसलिए फॉर्म नहीं की क्योंकि देखिए हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, हमें पता चल गया कि वस्तु की गति के लिए आप x और y घटक को कैसे लिखेंगे, है ना? हम ये बता सकते हैं कि यहाँ से वस्तु की स्थिति कैसे लिखेंगे, और पिछले वाले समीकरण, यानी कि पहली वाली जो समीकरण है, वहां से आपको v भी मालूम हो गया कि भाई आपको अगर v बताना है, वेग बताना है,
उसका सदिश घटक में x में और y में बताना है तो वो भी आप बता सकते हैं। अब जो तृतीय समीकरण होती है, तृतीय समीकरण होती ये है कि v स्क्वायर मतलब v और v0 स्क्वायर प्लस 2as, ये अंतिम वेग। तो यहाँ से हमें v ही मिलता और v हम निकाल चुके हैं, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, मतलब हम इसका यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पे। क्लियर है? क्योंकि हमें वेग के घटक भी मिल चुके होते हैं कि हम कैसे उसके घटक निकाल सकते हैं, और यहाँ पे इस x यानी कि r जो है उसके x और y के घटक भी मिल चुके होते हैं, यानी कि उसके स्थिति के। अब चलते हैं इस उदाहरण 3.5 की तरफ। क्या है ये? t बराबर 0 क्षण पर कोई कण मूल बिंदु से इतने मीटर पर सेकंड के वेग से चलना शुरू करता है। अब ये देखिए I है यानी कि x दिशा में है। अब xy समतल में उस पर एक ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान त्वरण इतना उत्पन्न करता है। तो हो क्या रहा था कि कोई भी वस्तु थी जैसे मान लिया, और वो xy समतल में उस पर कोई बल लगता है जो उस पर इतना त्वरण उत्पन्न कर देता है। ठीक है, और वो मूल बिंदु से इस मतलब x दिशा की तरफ जो I बता रहा है, क्योंकि ये x दिशा में एकांक विस्थापन है तो इतने वेग से चलना शुरू करता है। हमें क्या निकालना है? हमें ये चीज़ निकालनी है। अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, पर हमें क्या-क्या चीज़ें दी हैं हमने लिख दिया। हमें v0 पता है क्योंकि t बराबर 0 क्षण पर है, तो हम इसको प्रारंभिक वेग कहेंगे, तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद हम त्वरण भी लिख सकते हैं कि हमें त्वरण भी मालूम है। अब हम निकालते हैं कि हमें निकालना क्या है। अब देखिए, जिस क्षण पर कण का x निर्देशांक 84 मीटर है, उस क्षण पर उसका y निर्देशांक क्या होगा? वो टाइम निकालना है जिस पे x निर्देशांक कितना है और y निर्देशांक कितना होगा, ये हमें निकालना है उस टाइम पर। मतलब जिस क्षण पर कण का ये हमें अच्छा जिस क्षण पर कण का x निर्देशांक कितना है, उसी क्षण पर y निर्देशांक कितना होगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्षण क्या है, ये वो टाइम कितना है जिस पर x ये है और उसी क्षण पर y कितना हो जाएगा, ये भी निकालना है। अच्छा, हमें ये पता है कि x निर्देशांक, y निर्देशांक, तो हमें सबसे पहले, क्योंकि v है, a है, हमें वो x और y, x पता है, y निकालना है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्थिति है क्या? ये तो उसके घटक हैं, x और y हमें निकालना है, लेकिन हमें स्थिति का r पता होना चाहिए, मतलब स्थिति पता होनी चाहिए। तब अगर हमारे पास r निकल जाएगा तो हमारा x घटक भी निकल जाएगा, हमारा y घटक भी निकल जाएगा, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से r निकालेंगे, क्योंकि भाई हम v हमारे पास पूरा है तो हम उससे x तो नहीं निकाल सकते, y नहीं निकाल सकते, हम r निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या पता है, r0 इज इक्वल्स टू 0, यानी t बराबर 0 क्षण पर कोई कण मूल बिंदु पर से इतने वेग से चलना शुरू करता है, यानी कि पहले वो मूल बिंदु पर था, तो यानी कि जो उसका प्रारंभिक विस्थापन है वो तो 0 है, इतना पता चल गया। हमें पहले ये निकालना है RT। ठीक है, यानी कि उसकी स्थिति निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमें x और y तभी तो पता चलेंगे ना, जैसे x तो पता है और y हमें तभी पता चलेगा जब हमारे पास स्थिति है। ठीक है, और x का भी हमें परिमाण पता है ये, तो अभी हमें ऐसा नहीं पता कि x i j k के टर्म्स में कितना है, तो पहले हम r निकाल रहे हैं ताकि हमें y भी पता चल जाए उससे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? हमारे पास a है, हमारे पास v है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारे पास ये समीकरण है, जो हमने 2 समीकरणें पीछे पढ़ी वैसे ही निकाल सकते हैं। वैसे तो हम ऐसे निकाल पहली वाली समीकरण क्या थी? देखिए, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at। अब देखिए, v0 भी था, a भी था, लेकिन t नहीं है, अभी हमारे पास t नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर भी हमारे पास t नहीं है, तो हम उस समीकरण को भी यूज़ कर सकते थे, इस समीकरण को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? a चाहिए, तो हमें r चाहिए, स्थिति चाहिए, a तो है हमारे पास। तो स्थिति जब चाहिए, तो स्थिति के लिए हम सेकंड वाली समीकरण यूज़ करेंगे, क्योंकि v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at में तो है नहीं, तो हम जब ये यूज़ करेंगे, इसमें सारे मान लगाएंगे, जैसे यहाँ पर r0 हो गया 0, और फिर हमने ये लिख दिया जो हमारे पास बचा। इसके बाद हमारे पास ये और ये वैल्यू हमने लगाई, t की जगह वैसे ही रहने दिया। अब इसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से आप देखिए, हमारा x घटक कौन सा है? जिसके पास i है। y घटक कौन सा है? जिसके पास ये j है। अच्छा, इस पे भी i है, तो हम इसको अच्छे से लिख के i वालों को साथ कर देते हैं, j वालों को अलग कर देते हैं। तो ये हमारा x घटक है, ये हमारा y, और x घटक हमें मालूम है कितना है? कितना है? 84 है। तो हम उसको इक्वेट करके x घटक को 84 के बराबर रख देंगे और y को अभी अलग रखेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा हम क्यों करेंगे? हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ से यहाँ पर जो हमारे पास x पे t होगा उसका मान आ जाए, ताकि हम उस t को y पे रख के y का मान निकाल लें। ठीक है, देखते हैं कैसे। अभी शायद ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, तो हम 84 बराबर यहाँ रख देते हैं
एक्स टी के आगे और इसको हल कर देते हैं। 84 को इधर लेकर आएंगे और इसको बना देंगे हम एक द्विघात समीकरण की तरह और टी का मान निकल जाएगा, आसानी से निकल सकता है। तो ये 6 सेकंड हमारे पास आ जाएगा। अब जब ये 6 सेकंड आ गया तो हम ये बता सकते हैं ना कि ये y कितना है, क्योंकि y में भी t का मान सेम उसी क्षण पर निकालना था, क्योंकि तो हम यहाँ पर t का मान रख देंगे ये 6 और यहाँ से हमारे पास 6 की पावर, पहले हमने ये 6 जो रखा इधर रखा लेफ्ट में और फिर उसके बाद राइट में रखा, तो हमारे पास आ जाएगा ये 36 मीटर। तो ये निकल गया हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है, हमें क्या चीज़ दी है, फिर हमें सोचना है कि हम क्या लगा सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग, और जो हमें निकालना है। इस सवाल में मुश्किल ये था कि सोचना कि भाई हम आर हमें हम आर ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला था कि आर निकालो, पर आर से हमें एक्स वाई कैसे मिलता है ऐसे, तभी हमने आर को निकाला। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात थी। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में आपके पास सबसे मतलब इसका सेक्शन है, इस क्षण कण की चाल क्या होगी। टाइम आपके पास कितना निकला, इतना निकला। कहाँ गया टाइम, 6 सेकेंड। उसी क्षण कण की चाल क्या होगी ये निकालना है, चाल, वेग नहीं, चाल। खैर हमारे पास अभी वेग दिया था हमें, प्रारंभिक वेग। तो वेग हम निकालेंगे पहले और फिर देखेंगे कि चाल कैसे निकलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेग बराबर चाल प्लस दिशा होती है। वेग में परिमाण जो होता है वो चाल को ही दिखाता है, तो वेग का परिमाण निकल जाएगा तो चाल भी निकल जाएगी। ठीक है, तो वही करेंगे हम। अब आर आपको मिल गया कि इतना है। ठीक है, अब हमें वेग कैसे मिलेगा यहाँ से, जब आप डी आर बाय डी टी करेंगे, तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा, इसको आप ऐसा भी करके लिखिए कि ये सेकंड वाला लिखना चाहिए था वैसे, पर इसको आप कैसे लिखिए कि 5 प्लस इसके साथ लिख दिए, मतलब आई आई वालों को साथ में कर दिया, ऐसे करके लिख सकते हैं ना। अच्छा वैसे ठीक है, अलग ही रहने दे सकते हैं, क्योंकि इसमें टी है इसमें टी स्क्वायर है, तो ठीक है। अब अगर हमने किया तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तो हमारे पास टी स्क्वायर 2t हो जाएगा, तो वो 2 से 2 कैंसिल, तब ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ये जो होगा 2 से 2 कैंसिल और वो 2t आ जाएगा, तो j के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब v का, ये तो इसका सदिश है, लेकिन इसका परिमाण निकाल सकते हैं हम, वो हमारे पास इसकी चाल दे देगा। पहले हम इसका t का मान रख सकते हैं। यहाँ पे t का मान क्यों रखेंगे, क्योंकि जब हम इसका परिमाण निकालेंगे तो वो टी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इस वजह से हम पहले यहाँ पे टी का मान रख देंगे। तो 6 सेकेंड यहाँ पे रख दिया, ये आ गया। जब यहाँ पे 3 इंटू 6 रख देंगे, यहाँ पे 2 इंटू 6 रख देंगे, तो हल करके ये आ जाएगा। अब यहाँ पे v, क्योंकि हमें चाल चाहिए, तो वेग मिल गया, तो वेग से हम परिमाण निकाल सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इसका एक्स घटक है प्लस वाई का स्क्वायर। तो हम लिख दिया ऐसे करके, इसको हल करेंगे तो लगभग, अच्छा ज़्यादा ही आगे चल गए, तो लगभग इतना आ जाएगा हमारे पास 26 मीटर पर सेकेंड। लगभग कहा है मैंने, इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि डायरेक्टली नहीं बोला था कि ऐसे ऐसे करो, हमें सोचना था कि कर्ण की चाल कैसे निकाले, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। हमें आर पता चल गया था, तो आर जैसे हमारे पास V0 दिया था, V0 से नहीं निकल सकता था, या हमारे पास कहीं और से भी नहीं निकल सकता था, तो हम इस तरीके से निकाल सकते थे। एक और काम हम कर सकते थे वैसे, एक काम है आपके लिए, ये आप करके देखिएगा कि V इज इक्वल्स टू V0 प्लस 80 से आप निकाल के देखिएगा, वहाँ से भी निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास V0 अवेलेबल था और फिर हमारे पास A भी अवेलेबल था, यहाँ पे T भी अवेलेबल हो गया था इसी क्षण पर जो 6 सेकंड निकला था, वहाँ से V निकल जाएगा। थोड़ा काम मुश्किल है लेकिन निकल जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। और फिर वहाँ से ये निकालना कि ये 26 मीटर पर सेकंड आ रहा है कि नहीं, क्योंकि चाल तो निकालने के लिए आपको अंडर रूट तो करना पड़ेगा, जो यहाँ से भी आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं करके। तो ये थोड़ा सोचना था कि कैसे हमें निकालना था, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा है इसमें कि किसी समतल में एक समान त्वरण से गति करने वाली वस्तु किस तरीके से उसके लिए हम समीकरण लिख सकते हैं, वो हमने सीखा। तो हम उसके लिए पहली समीकरण तो ऐसे लिख सकते हैं, वेग का घटक नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि उसका जो वेग का घटक है उनको हम ऐसे लिख सकते हैं सदिश रूप में, उसका एक्स घटक उसका वाई घटक। कुछ नहीं करना, बस इसी समीकरण में एक्स वाई लिखना है, एक्स लिखना है वाई लिखना है। इसी तरीके से हम उसका स्थिति का घटक दे सकते हैं, ये हमें वेग का घटक बता रहा है और ये हमें स्थिति का घटक बता रहा है। ऐसे ही हमने एक्स का घटक भी लिख दिया इसमें, और फिर हमने वाई दिशा में भी उसका घटक लिख दिया है। और ये हमें ये चीज़ भी बता रहा है कि किस तरीके से लंबवत, यानी कि समतल में ये जो लंबवत गतियां हो रही हैं एक्स वाई, जो एक समान हो रही है, मतलब एक ही टाइम पे हो रही हैं और एक दूसरे के लंबवत हो रही हैं, वो किस तरीके से समतल में गति के तुल्य हैं,
वो चीज़ हमने यहाँ से इन 2 समीकरणों से समझी है। तो अगली वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, प्रक्षेप्य गति। एक नया टॉपिक है आपके लिए और प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण इसी गति के लिए है ये, तो इन चीज़ों को हम समझेंगे। तब तक के लिए जितना चीज़ हमने समझी है उसको आप रिवाइज़ करके रखिएगा और अभी के लिए थैंक यू।